नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्लादिमीर मेग्रे की रचना एनास्थीसिया के चैप्टर 14 के बारे में, जिसका शीर्षक है वन विद्यालय या फॉरेस्ट स्कूल। इसके पहले के चैप्टर में एनास्थीसिया ने हमें बताया कि हमें बच्चों का किस तरह लालन पोषण करते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए। आज के चैप्टर में एनास्थीसिया हमको क्या शिक्षा देना चाहती है, आइए जानते हैं और बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेखक ने एनास्थीसिया से पूछा, मुझे बताओ एनास्थीसिया, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें इस तरह से पाला है? एनास्थीसिया ने एक संक्षिप्त विराम के बाद अपने बचपन की कुछ यादों को समेटते हुए उत्तर दिया, मेरे माता पिता मुझे शारीरिक और व्यवहारिक रूप से याद नहीं है व्लादिमीर। जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया है कि मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही जंगल में पैदा होते ही छोड़ के चले गए। मेरा लालन पोषण मेरे दादा और परदादा ने और इस प्रकृति ने किया है। हालांकि मुझे इस प्रकृति के संचालन और यहाँ के जानवरों के संचालन के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी यह बात महत्वपूर्ण नहीं रखती, बल्कि यह बात महत्वपूर्ण है कि मेरी भावना क्या है प्रकृति के लिए, और उसी भावना के तहत मैंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। मेरे दादा और परदादा समय समय पर मुझसे संपर्क करते थे और सवाल पूछते थे और उम्मीद करते थे कि मैं उनके जवाब दूं। हमारी संस्कृति में पुरानी पीढ़ी में एक शिशु या छोटे बच्चों को वस्तुतः एक देवता के रूप में मानते हैं और बच्चे की प्रतिक्रिया का उपयोग अपनी शुद्धता की जांच के रूप में करते हैं। तब लेखक ने एनास्थीसिया से कुछ विशिष्ट प्रश्न और उत्तर याद करने के लिए कहना शुरू किया। वह मुस्कुराई और लेखक से कहा, एक बार मैं एक नन्हे सांप के साथ खेल रही थी। मैं मुड़ी और मेरे बगल में मेरे दादा और परदादा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उनके साथ रहना हमेशा दिलचस्प लगता था। वे अकेले हैं जो मुझसे सवाल पूछ सकते थे और उनके दिल में मेरे जैसे ही ताल में धड़कते थे, लेकिन उनके जानवरों के साथ यह संभव नहीं है। मैं उनके पास दौड़ी। दादाजी ने मुझे झुककर अपने घुटनों पर बैठा लिया। मैं उनके दिल की धड़कन अच्छे तरीके से सुन सक रही थी और मैं अपने दिल की धड़कन को भी सुन पा रही थी और महसूस कर पा रही थी। मैंने उनकी दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा, उंगलियां फेरी। तब उन्होंने पूछा कि एनास्थीसिया, मुझे बताओ, मेरे बाल मेरे सिर पे और दाढ़ी पे उगते हैं, लेकिन मेरे नाक और माथे पे क्यों नहीं? उस समय मुझे कुछ जवाब नहीं सूझा और मैं तुरंत इसका कुछ जवाब देना नहीं चाहती थी। मैंने दादाजी से कहा, इसका जवाब मैं अगली बार दूंगी। जब वो अगली बार आए तो मेरे दादाजी ने फिर से वही प्रश्न किया। तब मुझे लगा कि यह प्रश्न मेरे दादाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। मैंने पूछा, दादाजी, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके बाल हर जगह होंगे, यहाँ तक कि आपकी नाक और माथे में भी? परदादा ने प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया, जबकि दादाजी ने उत्तर दिया, नहीं, वास्तव में नहीं। उसने उस विचार पर क्या अपनी दाढ़ी को सहलाते और सोचा जैसे कि वो खुद से सवाल कर रहे हों, और अगर यह यहाँ बढ़ता है तो इसका मतलब यह इसलिए क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ। मैंने उनके विचार की पुष्टि की, बिल्कुल दादाजी, न केवल आप बल्कि मैं और जिसने आपको सोचा और बनाया। इस बिंदु पर दादाजी ने मुझसे काफ़ी उत्साह से पूछा, और वह कौन है जिसने मुझे सोचा और बनाया? जिसने सब कुछ सोचा, मैंने जवाब दिया, लेकिन वह कहाँ है? मुझे दिखाओ। परदादा ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा। मैं उसे तुरंत जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन सवाल मेरे पास रहा और मैंने इसके बारे में अक्सर सोचने लगी। तब लेखक ने एनास्थीसिया से प्रश्न किया, और क्या तुमने आखिरकार उसका जवाब दिया? तब एनास्थीसिया ने कहा, लगभग 1 साल बाद जवाब दिया। और उन्होंने फिर से मैं बहुत सारे सवाल मुझसे
पूछने शुरू कर दिए और मैं हर सवाल का जवाब देती रही। लेकिन धीरे धीरे उनके सारे सवाल कम हो गए और ना ही दादाजी ना ही परदादाजी ने मुझसे फिर कोई सवाल किया। और यह बात मेरे लिए एक चिंता का विषय बन गया। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का चैप्टर ख़त्म होता है। अब तक के लिए धन्यवाद।